हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछला टॉपिक कुटीर उद्योगों का किस प्रकार से ब्रिटिश नीति के कारण पतन हुआ उस पर बात कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उन कारणों का डिस्कशन करेंगे जिसकी वजह से कुटीर उद्योगों का भारत में शीघ्रता से पतन हुआ। सबसे पहला कारण अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटिश नीति जो थी वह भारतीय उद्योगों के पतन का मुख्य कारण बनी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को प्रश्रय देने के कारण भारतीय उद्योगों या भारत से आयात किए गए कपड़े पे भारी आयात शुल्क लगा दिया था, जिसके कारण से वे वहाँ के ऊनी वस्त्र और मैनचेस्टर और लिवरपूल की मशीनों में बने हुए कपड़े की प्रतियोगिता को सह नहीं सके। तो ब्रिटिश नीति ने भारतीय उद्योगों को ख़त्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम शुल्क नीति या आयात नीति के माध्यम से उठाया था। दूसरा, औद्योगिक क्रांति का इनडायरेक्टली प्रभाव भारतीय हस्तशिल्प कला उद्योग पर और मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग पर पड़ा था। ब्रिटेन ने भारत को एक उपनिवेश के रूप में जीता था और वह यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के तैयार माल ब्रिटेन में तैयार करवाता था और उस तैयार माल की खपत भारत के बाज़ारों में करता था, जिसका परिणाम यह रहा कि भारतीय हथकरघे से बने हुए कपड़े मशीन से तैयार कपड़ों की प्रतियोगिता को सह नहीं सके थे, जिसके कारण से तुरंत भारतीय मार्केट में मशीन से बना हुआ कपड़ा छा गया और बिकने लगा। वहीं भारतीय हथकरघे से बना हुआ कपड़ा चूँकि मोटा होता था, इस कारण से वह उस मशीन से बने हुए सॉफ्ट और सिल्की कपड़े की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो मशीनीकरण प्रारंभ हुआ, उस मशीनीकरण के फलस्वरूप मशीन से तैयार कपड़े ने भारतीय हाथ से तैयार या हथकरघे से तैयार कपड़े को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तीसरा कारण हम इसी में ही यह जोड़ सकते हैं कि ब्रिटेन की शोषण की नीति जो थी उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटेन के उद्योगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, वित्त का संचय करना और ब्रिटिश राजकोष की वृद्धि करना। इस कारण से यहाँ के जो हथकरघे उद्योग वाले मजदूर थे जो अपने कार्य को उत्पादन को तैयार करते थे, उनसे कम दाम पर और सस्ते दाम पर कच्चा माल लेना प्रारंभ कर दिया था और ब्रिटिश गुमाश्ते कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा होता था कि गांव वालों से पूरा ही कच्चा माल उठा लिया जाता था। तो वह कच्चा माल सस्ते दामों पर उठा लेते थे, उनके पास तैयार करने के लिए भारतीय मार्केट में बेचने के लिए माल ही नहीं रह पाता था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय मजदूर जो हथकरघे पे काम कर रहे थे, उन्होंने खेती के रूप में मजदूर बनना स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश वर्चस्व सूती वस्त्रों पर बढ़ता गया और भारतीय उद्योग पूर्ण रूप से समाप्त होते गए। हम देखते हैं कि ब्रिटिश नीति पूर्ण रूप से भारतीय उद्योगों को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण रही थी। अन्य कारणों को हम देखें तो ब्रिटेन की भारत विजय या उसकी साम्राज्यवादी नीति ने 1818 तक हम देखते हैं कि मुख्य रूप से संपूर्ण भारत ब्रिटेन के आधिपत्य में या अधिकार में आ चुका था। 1818 तक
मुख्य शक्तियाँ, चाहे वो मैसूर हो, मराठा हो, राजपूत हो, इन सब के साथ में भारतीय ब्रिटिश सरकार संधि कर चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी, अब एक इम्पेरियलिस्ट कंपनी या एक साम्राज्यवादी कंपनी बन चुकी थी और उन्होंने इन संधियों के द्वारा अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे करके जब संपूर्ण भारत के राजवंश अंग्रेज़ों के अधीन हो गए तो वे अंग्रेज़ों की नीति के अनुसार चलने लगे थे। एक ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ पे कंपलसरी रहने लगा था और ब्रिटिश रेजिडेंट ही आंतरिक नीति में भी हस्तक्षेप कर रहा था, जिसका परिणाम यह रहा कि अभी तक वे उद्योग जो राजनीतिक प्रश्रय पाते थे या राजनीतिक आश्रय पाते थे या जो राजाओं के अंतर्गत या उनके अधीन रह करके उनके संरक्षण में अपने उत्पादन या किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहे थे, वे उद्योग अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। इसका कारण यह रहा कि अब जब ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो चुका था तो राजाओं के आपसी युद्ध खत्म हो चुके थे। किसी भी आपसी युद्ध के लिए उन्हें ब्रिटिश रेजिडेंट की स्वीकृति चाहिए होती थी, परंतु धीरे धीरे क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट हर राजनीतिक शक्ति के साथ में उनके दरबार में रह रहे थे, तो हम देखते हैं कि हर राजा अब युद्ध करने से कतराने लगा था और वे अंग्रेज़ों के संरक्षण में पूर्ण रूप से चले गए थे। ऐसी स्थिति में जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध से संबंधित जितने भी उद्योग थे, चाहे वह तलवार बनाने का हो, चाहे वह ढाल बनाने का हो, इस प्रकार से अपनी रक्षा के लिए जो कवच पहना करते थे, टोप पहना करते थे, युद्ध से संबंधित सभी जो भी मुख्य चीज़ें हुआ करती थी, हथियार हुआ करते थे, उपकरण हुआ करते थे, कवच जो वे पहना करते थे, टोपे जो वे युद्ध के समय धारण किया करते थे, बड़े बड़े जो तीर मारने के काम में भाले जो होते थे, तीर तो नहीं, भाले जो होते थे, वे सभी अब बनने बंद हो गए थे। तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि राजाओं के संरक्षण से ये उद्योग समाप्त हो गए, जो भारतीय कुटीर उद्योगों का एक मुख्य हिस्सा हुआ करते थे। वहीं हम देखते हैं कि कई ऐसे उद्योग युद्ध से संबंधित ही नहीं, कई ऐसे उद्योग जो थे, जैसे कि कश्मीर में शॉल का उद्योग और गलीचे बनाने का उद्योग, वह भी क्योंकि उसकी जो निर्यात था वह राजकीय ब्रिटिश संरक्षण में जो राज्य थे उनके यहाँ जाना बंद हो गया था। चूँकि वे एक ब्रिटेन को कर दिया करते थे तो उनकी स्वयं की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति वह डावाडोल होने लग गई थी। ऐसी स्थिति में जब राजकोष रिक्त होता जा रहा था, स्वयं के खुद के भू राजस्व पूर्ण रूप से नहीं आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में वे नई चीज़ें बहुत कम ही खरीद पाते थे। तो धीरे धीरे ये उद्योग भी समाप्त होते गए। इसी तरह से हम देखते हैं कि लखनऊ का चिकनकारी का काम जो था वह मध्य भारत में जो मलमल का काम हुआ करता था, छीट के कपड़े जो तैयार हुआ करते थे, जो विदेशों में बहुत जिसकी मांग थी और वे यहाँ से निर्यात किए जाते थे, यूरोप में भी चूँकि आयात शुल्क बहुत ज़बरदस्त लगना शुरू हो गया था, उसके कारण से इन उद्योगों पे असर पड़ा था और इनका निर्यात भारत से कम हो गया था। तो धीरे धीरे ये भी समाप्त से ही होने लगे थे। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से अंत हो गया,
परंतु वे कम होने लगे थे। इसी तरह से क्योंकि ये राजा लोग अब यूरोप ज़्यादा जाने लग गए थे, तो वे साज सज्जा का सामान जो वे भारतीय कारीगरों से तैयार करवाते थे और जो कलात्मक वस्तुएं यहाँ पे तैयार की जाती थी, वे उनकी मांग अब धीरे धीरे कम होने लग गई थी और यूरोप से लाए गए झाड़फानस या वहाँ से जो साज सज्जा का सामान था, वे यहाँ पे श्रेष्ठ माने जाने लग गए थे, जिसका कारण ये हुआ कि अब भारत के इन उद्योगों पे असर पड़ना प्रारंभ हुआ और ये उद्योग जो थे वे राजकीय प्रश्रय से निकलते गए थे। हम देखते हैं कि मुरादाबाद और सहारनपुर की ओर जो पीतल का उद्योग हुआ करता था, पंजाब, सिंध, मुल्तान और उत्तर पश्चिमी प्रदेश में जो लोहे का और हथियार बनाने का उद्योग जो हुआ करता था, वे धीरे धीरे अपने पतन की ओर जाने लगा था। मतलब बहुत सारी फैमिली जो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट थी, वे अब कई फैमिलीज़ ने इन कार्यों को छोड़ दिया था और वे कृषि की ओर अग्रसर हो गए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब भारतीय उद्योग जो था वह पतन की ओर जाने लगा था। फिर हम देखते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये राजा जो बाहर जाने लग गए थे, उनके बाहर जाने का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने भारतीय जो कारीगर चीज़ें तैयार करते थे, उन चीज़ों को उन्होंने लेना बंद कर दिया था। फिर चूँकि ये लोग अध्ययन के लिए बाहर जाने लग गए थे, तो उन्होंने वहाँ के कपड़े उद्योगों को, वहाँ के कपड़े को पहनना और लेना प्रारंभ कर दिया था। आपको मैं एक रोचक प्रसंग बताना चाहूँगी कि बड़ौदा की राजकुमारी की जब शादी कूच बिहार के राजा, जैसे कि हम महारानी, जयपुर की महारानी गायत्री देवी की मदर मानते हैं, तो उनकी शादी जब हुई तो क्या भारतीय सूती वस्त्र या लिनन का उद्योग इतना कमज़ोर पड़ गया था कि उनकी शादी से संबंधित समस्त लिनन जो था, कपड़ा जो था, वह फ्रांस से मंगाया गया था। वह भारतीय उद्योग जो नूरजहाँ के समय में परफ्यूम जो इतना फेमस हुआ करता था, वह परफ्यूम की मांग, इत्र की मांग भारत में ढलने लग गई थी और यूरोप और फ्रांस से परफ्यूम की खरीदारी इन राजाओं की तरफ से की जाने लगी थी। तो हम सोच सकते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव इतना ज़बरदस्त पड़ने लगा था कि मशीन से बने हुए कपड़े जो कि सॉफ्ट एंड सिल्की हुआ करते थे, उनको ये लोग राजा लोग प्रेफर करते थे। और इसी तरह से कई चीज़ें, जैसा कि अभी बताया मैंने कि परफ्यूम हैं, पर्दे हैं, कालीन हैं, ये सब फ्रांस से और इटली से मंगाए जाने लगे थे। इसके अतिरिक्त कंपनी ने जब भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई थीं, तो उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि 1813 में कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार से वंचित करके प्राइवेट या निजी व्यापारियों को भी इस क्षेत्र में घुसा दिया गया था। तो 1833 में सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक कंपनी का लग गया था और कई प्रकार के अन्य व्यापारी, निजी व्यापारी भी इसमें घुस गए थे, जिसका परिणाम ये रहा कि निजी एकाधिकार देने के कारण ये जो व्यापारी बाहर से आए, उन्होंने भारतीय व्यापारियों की गतिविधियों पर एकदम से रोक लगा दी और शीघ्र ही बाज़ार पर स्वयं ने कब्जा हासिल कर लिया और उन्होंने यहाँ पर अपने व्यापार और उद्योग धंधे खोलने प्रारंभ कर दिए। इसमें साथ दिया था
परिवहन के साधनों का विकास जिस प्रकार से हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम देखते हैं कि रेलवे का भी निर्माण हुआ। रेलवे के साथ साथ ये बसों का आवागमन का साधन बसों के माध्यम से बढ़ा। संचार के साधनों का विकास हुआ। टेलीफोन सेवा यहाँ से बढ़ाई गई। तो देश के इंटीरियर में वे लोग जो अभी तक जाने से कतराते थे, कच्चा माल नहीं उठा पाते थे, इन लोगों ने इन परिवहन साधनों के माध्यम से सामान को अंदर तक जो अंदरूनी ग्रामीण हिस्से थे वहाँ से उठाना प्रारंभ किया और इस माल को उन्होंने आसानी से ट्रेनों के माध्यम से बंदरगाह तक पहुँचाया। हम देखते हैं कि भड़ौच उस समय सूरत और भड़ौच जो था वह एक वेयर हाउस के रूप में तैयार किया गया था। वेयर हाउस यानी कि जहाँ पे सब जगह से लाए गए सामान को, व्यापारिक सामान को निर्यात के लिए एक जगह इकट्ठा किया जाता था। तो उस भड़ौच में क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह था और शिप यार्ड वहाँ पे तैयार किया गया था, तो इन शिप के माध्यम से जो भी सामान इन कच्चे माल को इकट्ठा किया जाता था वह भड़ौच और सूरत से और बाद में बॉम्बे के माध्यम से यूरोप में भेजा जाता रहा था। तो इस तरह से सस्ता माल खरीद करके और वे इन परिवहन साधनों के माध्यम से अपने मशीन उद्योग को विकसित कर रहे थे। तो भारतीय कुटीर उद्योग को इससे भयंकर चोट पहुंची थी। इन परिवहन के साधनों ने भारतीय उद्योग को ख़त्म सा कर दिया था। धीरे धीरे कई मशीनी उद्योग और नई व्यापारिक और वाणिज्यिक फसलें जब से पैदा होने लगीं, गन्ना, कपास, जूट, कॉफ़ी, तिलहन, तो तब से अंग्रेज़ों का ध्यान इस नए उद्योगों से नई चीज़ों के निर्माण और उत्पादन में लगा, जिससे कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त होते गए और वाणिज्यिक फसलों के माध्यम से नए उद्योग जैसे कि इस्पात का उद्योग, जहाजरानी उद्योग, एरोप्लेन्स बनाने का उद्योग और नई नई स्टील इंडस्ट्री बन कर के तैयार होने लगी थी। जूट का उद्योग, नए प्रकार के धागे तैयार होने लग गए थे जो और भी गर्म कपड़े भी तैयार करने में सहायक रहते थे। तो इस तरह से नई वाणिज्यिक फसलों ने भी भारतीय उद्योग कुटीर धंधों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। अकालों ने भी भारतीय उद्योगों को, कारीगरों और शिल्पियों पे चोट पहुंचाई थी और वे लोग नए उद्योग धंधों की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि गांव में जब अकाल पड़ता था तो जुलाहे, धोबी, कुम्हार, लुहार, बढ़ाई ये सब बेकार हो जाते थे और अंततः उन्होंने मजदूरी प्रारंभ कर दी थी। एक जो मुख्य कारण मैं यहाँ और डिस्कस करना चाहूँगी वह था कि कुटीर उद्योगों के पतन ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता, आप जब AR देसाई को पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि भारतीय ग्राम जो थे वे स्वनिर्भर थे, उनको किसी भी अन्य शक्ति की ज़रूरत नहीं थी जो उनके जीवन यापन के लिए सहायता दें, क्योंकि गांव में ही सारी चीज़ें उत्पादित कर दी जाती थी और तैयार होती थी। अब ये ग्रामीण उद्योग जो थे, कुटीर उद्योग जो थे, वे पूर्ण रूप से समाप्त होते जा रहे थे, क्योंकि जुलाहे अब कपड़ा नहीं बुन पा रहे थे, कच्चा माल उनसे उठा लिया जाता था। कुम्हार मिट्टी के बर्तन की जगह अब चूँकि नए स्टील के बर्तनों का प्रयोग शुरू हो गया था, तो मिट्टी का जो चीज़ें थी उनका बनना अब ख़त्म होने लगा था। इसी तरह से लुहार जो थे वे जो
कृषि के उपकरण तो वे तैयार कर रहे थे, मगर अन्य उपकरण उनके तैयार होने बंद हो गए थे। तो हम देखते हैं कि गांव वाले जो अब कृषि पे निर्भर नहीं थे, मजदूरी करने शहर चले गए थे, तो इन सब के उद्योग जो थे वे धीरे धीरे कम होते गए, जिसका नतीजा कुटीर उद्योग बिल्कुल ही समाप्त हो गए। थैंक यू सो मच। आपका ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।